हेलो गाइस, आपका ऑप्टिमिस्ट स्टडीज़ ऑन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कोविड-19 का जो इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोविड-19 के बारे में जो रिलेटेड मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में देखने की कोशिश की थी। आज हम एक्चुअली जो कोविड-19 जिस वायरस की वजह से हो रहा है, उसका नाम है SARS-CoV-2 वायरस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं वो है कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, दैट इज़ कोविड-19। ठीक, और वो जो वायरस की वजह से हो रहा है उसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2, दैट इज़ SARS-CoV-2। अब जो बेसिक हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है और जिसमें से सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो है इस वायरस के बारे में हमें कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए। तो वो हम आज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले SARS-CoV-2 ये 3 पैरामीटर में बटा हुआ है। सबसे पहले तो कोरोना वायरस क्या है वो हम देखेंगे, उसके बाद SARS-CoV क्या है, मतलब सार्स कोरोना वायरस क्या है वो देखेंगे, और जो अभी है SARS-CoV-2 मतलब कि सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कोरोना वायरस 2019 में उत्पन्न हुआ है, या वी हैव कम टू नो कोरोना वायरस ओनली इन 2019 इज़ अ मिथ। कोरोना वायरस से हम 1960 के दशक से जानकार है। सबसे पहले तो यहाँ पे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरस दैट कॉज डिसीज इन मैमल एंड बर्ड्स। इन ह्यूमन कोरोना वायरस कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लीथल। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कोरोना वायरस क्या है। जैसे आपने अभी नज़दीक के समय में निपा वायरस, जिका वायरस, इबोला वायरस, पोलियो वायरस, ये सब नाम सुना होगा। तो वायरस की अलग अलग प्रजातियाँ होती है, वायरस के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस हिसाब से ओरिजिन होता है, उस हिसाब से उसका ग्रुप बढ़ता जाता है। तो वो ग्रुप में से एक जो ग्रुप है वो है कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है वो मैमल, स्पेशली मैमल और बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। आप देखिए जो अभी जो कोरोना वायरस जो हमने कोविड-19 है उसका जो ओरिजिन है वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ मेनली केम फ्रॉम द बैट्स। ठीक है, और ये जो ह्यूमन में जब ये इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसका मतलब क्या है, हमारे नाक से शुरू करके हमारे लंग तक जो भी, जिससे भी हम श्वास लेते हैं और श्वास बाहर निकालते हैं, वो जितने भी ऑर्गन हैं उसको वो अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 तरीके से इन्फेक्ट करता है, या तो उसके जो सिम्टम होते हैं बहुत ही माइल्ड होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड, और दूसरे जो सिम्टम होते हैं या दूसरे प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही लीथल होता है, जैसे सार्स, मर्स और कोविड-19 जो अभी है, जिसमें बचने के आसार बहुत मतलब कम तो नहीं है, लेकिन आसार है कि आप शायद उसमें डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसी बीमारी के जिसमें डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं उसको लीथल कहते हैं। अब ये कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, दैट इज़ द मेन कंसर्न। तो इसमें ऐसा है कि जब भी ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जब 1960 में सबसे पहले वो डिटेक्ट हुआ था, तब वो जब उसको माइक्रोस्कोप में हम देखने जा रहे थे, साइंटिस्ट ने जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसका जो पैटर्न था वो पैटर्न कैसा था, तो वो इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ में उसका पैटर्न जो सोलार मतलब कि सूर्य के आजू बाजू जो फ्लेयर्स निकलते हैं वो उसके जैसा था, और सूर्य के आजू बाजू जो फ्लेयर्स निकल के जो डिज़ाइन बनती है उसको कोरोना कहते हैं। उसकी वजह से ये वायरस का नाम कोरोना दिया गया है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है ये कोरोना का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें से स्पाइक निकलते हैं, और वो जो स्पाइक है वो कोरोना यानी कि जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो जो अपने सर पे ताज पहनते हैं उसके जैसा लगता है, और उसको लैटिन टर्मिनोलॉजी में कोरोना बोलते हैं। तो ये 2 रीज़न हैं। ठीक है, अब ये कोरोना वायरस का एक्चुअल कंटेंट क्या होता है, तो कि कोरोना वायरस कंटेन्स अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड
RNA जीनोम। गाइस प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट। कोई भी वायरस, आप दुनिया का कोई भी वायरस उठा के देख लो तो आपको वो दो टाइप में बटा हुआ दिखेगा। या तो उसका जीनोम स्ट्रक्चर है वो DNA होगा, दैट इज़ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड वो कंटेन करता होगा। वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और या तो फिर वो RNA कैरी करता होगा। RNA मीन्स रिबोन्यूक्लिक एसिड, DNA इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, RNA मीन्स रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ह्यूमन कोरोना वायरस वर डिस्कवर्ड इन द 1960s। तो ये अभी का वायरस नहीं है, प्लीज़ गाइस प्लीज़ टेक नोट ऑफ दैट। और ऐसा भी नहीं है कि ये सार्स कोविड-19 जो अभी SARS-CoV-2 हमें जो मिला है वो सबसे पहला ह्यूमन कोरोना वायरस है, ऐसा नहीं है। सिंस 1960 वी हैव कम अक्रॉस सेवरल टाइप्स ऑफ द ह्यूमन कोरोना वायरस जो ह्यूमन को अफेक्ट कर चुके हैं और जिसके अगेंस्ट दवाई अभी बन चुकी है, ठीक है। तो ये इट इज़ गिविंग अस अ क्वाइट होप। वी जस्ट नीड टू मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कोरोना, ठीक है। जिसमें कौन कौन से ह्यूमन कोरोना वायरस अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सबसे पहले तो SARS-CoV जो 2002-3 में जो महामारी आई थी, जो सार्स था वो सबसे पहला था, ठीक है। उसके बाद 2004 में आया था ह्यूमन कोरोना वायरस, फिर 2005 में आया था, फिर 2012 में मर्स दैट इज़ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, वो मिडल ईस्ट से उसका ओरिजिन हुआ था, इसलिए उसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। और अभी 2019 में जो आया है वो SARS-CoV-2 है। और ये सारे के सारे जो ह्यूमन कोरोना वायरस है दे आर सीरियसली इन्फेक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन। ओके, अब हम आते हैं SARS-CoV। तो इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ कोरोना वायरस that infect human, bats and certain other mammals, right? So guys please take note of that. It is a species of coronavirus, ठीक है। it is an enveloped in a positive sense single stranded RNA virus. Guys it's a technical term, so please इसको आप ऐसा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ एनवेलप इन अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो कोरोना का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर इसका है, ठीक है। लेकिन ये एक्ट कैसे करता है? ये एक्ट ऐसे करता है कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा है, जिसमें स्पेसिफिकली लंग जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन है, उसका जो एपिथेलियल सेल है वो एपिथेलियल सेल के ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के रिसेप्टर रहते हैं। अब ये क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये जो एंजाइम के रिसेप्टर है वो रिसेप्टर से बाइंड होकर ये जो कोरोना वायरस है, सार्स कोरोना वायरस है, वो हमारे जो सेल्स है, ह्यूमन सेल्स है, ऑर्गेनिक सेल्स है, उसमें वो एंटर करता है। और एंटर करने के बाद वो अपनी तरह से मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, और जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और जब तक उसकी दवाई न मिले तब तक जो भी पेशेंट होता है वो उसकी शायद डेथ भी हो सकती है। ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस, देयर आर 2 स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस दैट हैव कॉज आउटब्रेक ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द ह्यूमन। ये 2 टाइप के वायरस है। जो सबसे पहले 2002-3 में मिला था उसको बोलते थे SARS-CoV-1। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज़ टाइप 2। वाई इट इज़ टाइप 2? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज SARS-CoV-1 जो 2002-3 में चाइना से ही ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और जो अभी है, जो 2002 और 2004 में हुआ था, और जो अभी है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2, ठीक है, जो कोविड-19 है उसके लिए जिम्मेदार है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो SARS-CoV जो 1 है उससे उसका जो जीनोमिक स्ट्रक्चर था, वो जीनोमिक स्ट्रक्चर से ये SARS-CoV जो 2 है उसका जीनोम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ है। देयर आर स्लाइटली म्यूटेशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द SARS-CoV-2 एज कम्पेयर टू SARS-CoV-1 जो 2002-3 में हुआ था, ठीक है। अब ये चेंज क्यों हुआ, उसके लिए जो रीज़न है वो है म्यूटेशन। और वायरस का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ द म्यूटेशन। आपने मान लीजिए कि SARS-CoV जो 1 था, जो सार्स के लिए दवाई बनाई थी, वो हम यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बदल गया है। और इसीलिए जितने भी पेंडेमिक हो रहे हैं,
जितने भी पेंडेमिक हुए हैं, जितने भी पेंडेमिक हो रहे हैं और जितने भी पेंडेमिक होंगे, वो सबसे ज़्यादा वायरस की वजह से ही होने वाले हैं। वाई? बिकॉज वायरस हैज़ सच काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट कैन म्यूटेट इटसेल्फ। ठीक है। और सार्स, ये जो सार्स CoV है वो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो बैट्स है। मतलब बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, वो चमगादड़ इसके रिजर्वॉयर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमें जो मलेरिया होता है, वो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं, वो पैरासाइट्स कहाँ पे रहते हैं? वो पैरासाइट्स रहते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो है उसमें। ठीक है। फिर हमें जो डेंगू होता है तो वो डेंगू के पैरासाइट्स है वो कहाँ रहते हैं? वो भी एनाफिलस मस्कीटो है उसमें रहते हैं। जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करता है तब हमें डेंगू या मलेरिया होता है। ठीक। और जब ये SARS-CoV-2 हमें ऐसा ही नहीं होता। ये कैसे होता है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि जो वुहान सिटी है चाइना की, उसमें जो लाइव एनिमल की बिक्री का जो वेट मार्केट चलता है, वो वेट मार्केट में ये जो बैट है जो कैरी करता था SARS-CoV-2 या SARS-CoV, वहाँ से वो पेंगोलिन में आया और पेंगोलिन में से शायद वो किसी ह्यूमन में इन्फेक्ट हुआ है या हुआ हो सकता है, ऐसी थियरी है। ठीक है। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। लेकिन ये क्लियर है कि जो SARS-CoV है उसका सबसे ज़्यादा कैरियर और द वन एंड द ओनली कैरियर इज़ बैट। ओके। नाउ SARS-CoV-2. So SARS-CoV-2 is a special variant of SARS-CoV. SARS-CoV-2 is a strain of severe acute respiratory syndrome related coronavirus, SARS-CoV. Okay, it has the same structure, same genomic structure as compared to SARS-CoV, लेकिन उसमें जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन देखा गया है। इट इज़ बिलीव टू हैव अ जूनोटिक ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब है जूनोटिक ओरिजिन का? जूनोटिक ओरिजिन का मतलब है कि ये ह्यूमन में से ओरिजिन होके नहीं आया है। इट हैज़ ओरिजिन फ्रॉम द, इट हैज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द एनिमल। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये जो कोरोना वायरस है वो उसका कैरियर कौन है? उसका कैरियर है बैट, चमगादड़। अब ये चमगादड़ में से शायद वो पेंगोलिन में गया और पेंगोलिन में से वो शायद ह्यूमन में आया। सो इट हैज़ द ओरिजिन ऑफ द फ्रॉम द एनिमल, दैट इज नोन एज द जूनेटिक ओरिजिन. It has the close genetic similarity to the bat coronavirus, suggesting it emerged from the bat coronavirus. Okay, an intermediate animal reservoir such as the pangolin is also thought to be involved in its introduction to human. समझ गए? So these are the basic information. ये SARS CoV-2 और इसमें जो कोरोना वायरस जो उसका बेसिक है, जो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ से आया, ठीक है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका कैरियर क्या है और ये किसको इन्फेक्ट करता है. ये मैमल और स्पेशली बर्ड को इन्फेक्ट करता है. इसका रिजर्वर मेनली कौन है? इसका रिजर्वर है मेनली बैट्स, ठीक है, और इसका जूनोटिक ओरिजिन है. अब ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SARS-CoV-2 एंड ऑल्सो कोरोना, यू कैन से इट्स अ कोरोना वायरस. ठीक है, तो ये कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है आप इसको ध्यान से देख लीजिए. सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज एनवेलप. now here you need to give a slight importance to this envelope. Why envelope is important? Envelope is made up of a fat. It is made up of a lipoprotein, that is lipid. अब आपने कई बार सुना होगा कि ये जो कोरोना वायरस है वो सिर्फ सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र या सोप यूज़ करने से या सिर्फ पानी से हाथ धोने से मिट सकता है. तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, ये जो एनवेलप है कोरोना वायरस का, जो बाहर का एनवेलप है वो लिपिड का बना हुआ है. ठीक है, वायरस आपको दो तरीके के मिलेंगे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से. एक जो उसका बाहर का जो एनवेलप है वो लिपिड से बना होगा, और ये जो लिपिड से बना हुआ जितने भी वायरस है उसको आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है, और दूसरे जो वायरस होते हैं उसमें एनवेलप नहीं होता, दे आर क्वाइट मोर डेंजरस. लेकिन लकीली ये जो सार्स कोरोना वायरस है वो उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो एनवेलप, इट इज़ मेड अप ऑफ द लिपिड. तो हम उसको किसी भी ग्लिसरीन सोप से हम उसको हाथ धो के जो भी वायरस है उसको हम क्लीन कर सकते हैं.
अब उसके बाद आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो उसका मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन का बना हुआ है, उसको इसमें ई प्रोटीन होते हैं। जो स्पाइक्स निकले हुए हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो हम यहाँ पे सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दे आर नोन एज दी RNA जीनोम। टू बी स्पेसिफिक, दिस RNA आर दी mRNA जीनोम, they are the messenger RNA genome. Okay, so this is the structure of the SARS-CoV-2. Now, ये तो ठीक है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें एक ब्यूरोक्रेटिक की नज़र से या एक इंटेलेक्चुअल जो आंसर देना होगा, या जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की पैटर्न में जो आंसर आपको देना होगा, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस SARS-CoV-2 वायरस। तो ये कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, आई हैव ट्राई टू सिंप्लीफाइड इट इन अ चार्ट फॉर्म। सबसे पहले जो SARS-CoV-2 है, इट हैज़ द सफिशिएंट एफिनिटी टू द रिसेप्टर कॉल्ड द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 ऑन ह्यूमन सेल टू यूज देम एज अ mechanism of the cell entry. Guys, please take note of this. It is a very very important fact. जब मान लीजिए कि SARS-CoV-2 से हमारा कांटेक्ट होता है, गॉड फॉरबिड, लेकिन कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो जब भी कांटेक्ट होगा, जब आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट होगा, मान लीजिए मेरी बॉडी में ये इंजेक्ट होता है, तो इंजेक्ट होने के बाद तो ये बोलते हैं ना इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितने टाइम का होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 दिन से लेके 14 दिन तक वो इंक्यूबेशन होता है। तो इंक्यूबेशन में ये क्या करता है वायरस, कोई भी वायरस होता है, इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। उसका मतलब क्या, थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब कि उसकी संख्या जब वो स्पेसिफिक लेवल तक नहीं आ जाती, तब तक वो अपनी इफ़ेक्ट नहीं दिखाता, ठीक है। तो अब कोई भी जो वायरस है, कोई भी वायरस को ज़िंदा रहने के लिए उसको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर चाहिए, वरना वो ज़िंदा नहीं रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है, अगर वो 4 या 5 घंटे तक या 24 घंटे तक हवा में रहता है तो वो फिर नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको ऑर्गेनिक सेल से ही मिलेगी। तो अब वो ऑर्गेनिक सेल, मतलब जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक सेल है, वो उसमें एंटर कैसे होता है, तो वो उसमें एंटर होने का जो माध्यम जो उसने ढूंढा है, या जो मीडियम से वो एंटर होता है, वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या है, ये रिसेप्टर है, दिस आर दी, इट इज़ एन एंजाइम ACE2 इनहिबिटर। गाइस प्लीज़ understand this. I have medical background, so I can make you understand in a very simple manner. अगर आप ये किसी और मीडिया में ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो आराम से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ACE2 जो एंजाइम है, वो दैट इज़ अटैच टू द आउटर सरफेस, और दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहाँ पे हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, तो हमारी बॉडी में होता है, लंग्स में होता है, आर्टरीज में होता है, हार्ट में होता है, किडनी में होता है, और इंटेस्टाइन में होता है। ये जो एंजाइम का रिसेप्टर है वो या इतनी जगह पे होता है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, तो द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द ACE2 इज़ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। मान लीजिए कि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? जब ये ACE2 जो एंजाइम है वो एक्टिव होगा, और वो एक्टिव होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर देगा। लेकिन इससे हमें कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि सार्स या जो कोविड-19 है, उसका जो वायरस है, वो ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने का काम नहीं करता है। वो सिर्फ ये जो ACE2 एंजाइम है, वो उसका जो रिसेप्टर होता है एपिथेलियल सेल में, ये जो हमारे ऑर्गन है उसमें, वो रिसेप्टर का यूज़ करके हमारे ऑर्गेनिक सेल के अंदर वो चला जाता है, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, तो जो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो अपने का जो खुद का जो RNA है, खुद का जो जीनोम स्ट्रक्चर है, जो मैंने ऊपर आपको बोला सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर जो था mRNA, वो अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है हमारे ऑर्गेनिक सेल के अंदर। अब वो mRNA जो स्ट्रक्चर है अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रिगर करता है होस्ट सेल को, मतलब कि जो हमारा जो सेल है उसको, कि वो अपने जैसे अलग अलग विरियंस है। मतलब ये विरियंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूरा स्ट्रक्चर
इसको मतलब वायरस का जो ये स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं विरियोन। ठीक है, तो जब भी ये जो एंजाइम रिसेप्टर है वो रिसेप्टर को पकड़ के जब ये सार्स कोरोना वायरस अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले अपना आरएनए जो मटेरियल है वो रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करने के बाद जो वो फोर्स करेगा अपने होस्ट सेल को कि वो अपने जैसी कॉपीज़ वायरस बनाए। अब ये बनाने के बाद क्या करेगा, तो वो बनाने के बाद वो अपनी संख्या इतनी बढ़ा देगा कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगी और वो उसके सामने रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब आप इसको जो करंट है उससे को रिलेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, क्योंकि ये जो ACE2 इनहिबिटर ACE2 एंजाइम के रिसेप्टर है वो सबसे ज़्यादा लंग में होते हैं, इसीलिए लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आर दी मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम ड्यू टू कोरोना। ठीक, उसके बाद क्या होता है, कफिंग होती है, उसके बाद स्नीजिंग होती है। ठीक है, फिर पाल्पिटेशन भी हो सकता है, फिर इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है तो यू फील लूज मोशन। ठीक है, तो हेडेक भी हो सकता है, मतलब कि ये जो रिसेप्टर जहाँ जहाँ पे है उस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस आर दी फीचर्स ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो SARS-CoV-2 है वो एक्ट करता है हमारी बॉडी में जाके। सो गाइस प्लीज़ ये जो मैंने चार्ट बनाया है वो वीडियो पॉज करके आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मैंने अभी समझाया है वो बहुत ही इजी टर्म में है, आप हो सके तो उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी टेक्निकल टर्म। ओके, सो हमने आगे देखा कि SARS-CoV-2 है वो कैसे एक्ट करता है। ठीक है, अब एक्ट करने के बाद उसके साइन सिम्टम क्या है, तो साइन सिम्टम ऑफ द कोविड-19 मे अपीयर आफ्टर 2 to 14 डेज। अभी 2 to 14 डेज़ क्या है, मैंने अभी आप ऊपर डिस्कस किया, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि कोई भी जो फॉरेन बॉडी है, जैसे यहाँ पे वायरस है, जैसे हम बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, हम पैरासाइट भी ले सकते हैं। जैसे मलेरिया में अगर एनाफिलिस के ज़रा मच्छर हम काटते हैं तो काटने के तुरंत ही बाद दूसरी मिनट में हमें मलेरिया नहीं हो जाता, हमें उसमें भी 1 हफ्ता 10 दिन 14 दिन लगते हैं। ठीक है, तो वो जो दिन लगते हैं वो एक्चुअली क्या बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में जो पैरासाइट गया है, जो वायरस गया है, वो ग्रो होने के लिए अपने थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम ले रहा है। तो वो टाइम कोरोना के लिए कितना है, 2 से 14 दिन। उसके बीच में कभी भी आपको साइन सिम्टम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं साइंस और सिम्टम्स, अब देखिए यहाँ पे भी ये इट कुड बी अ टेक्निकल टर्म बट स्टिल आपको कहीं पे यूज़ आ जाए, इसलिए मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ। साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिम्टम वो है जो पेशेंट खुद महसूस करता है। जैसे फीवर है, जैसे मुझे कुछ हुआ है, मुझे फीवर है, तो वो मैं खुद महसूस करूँगा कि मेरा बॉडी तप रहा है, मेरी जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर कफ है तो दैट आई कैन सेंस। मुझे ठंड लग रही है तो दैट आई कैन सेंस। मुझे मसल में पेन हो रहा है तो दैट आई कैन सेंस। तो दे आर नोन एज दिस सिम्टम्स, राइट। और साइन क्या है, अगर जैसे मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, अगर मैं उसका कुछ हार्ट बीट मेज़र करता हूँ, उसका ब्लड प्रेशर मेज़र करता हूँ, अगर वो बढ़ा हुआ है, सो दैट आर साइंस, दैट आर नॉट सिम्टम्स। ओके, ठीक। तो उसके साइंस और सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, न्यू कफ और सोर थ्रोट, न्यू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और ट्रबल ब्रीदिंग। इसका मतलब है, मान लीजिए कि आपको पिछले 2 महीने से कफ है, पिछले 2 महीने से ताव जैसा लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, माइल्ड लेकिन हो रहा है। आपकी बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है कि आपको वो सर्दी पूरे 12 मंथ्स रहती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। ठीक है, उसके बाद है न्यू चिल्स, मतलब ठंड लगना, न्यू मसल एक्स, मतलब आपको मसल में पेन हो रहा है। डायरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिसेप्टर है वो हार्ट में भी है, किडनी में भी है, लंग्स में भी है और मसल में भी है और इंटेस्टिन में भी है। तो इंटेस्टिन में अगर ये जाएगा तो डायरिया करेगा। ठीक है, न्यू लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट और अ चेंज इन टेस्ट। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरा ये वायरस और ये कफ से भर जाता है। तो वो भरने की वजह से आपकी जो स्मेल और टेस्ट करने की जो सेंस होती है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है।
ठीक है। अब ये तो हुए प्राइमरी सिम्टम, अगर ये होता है तो आपको पता चलता है कि आई हैव समथिंग एबनॉर्मालिटी। लेकिन कुछ इमरजेंसी सिम्टम होती है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, परसिस्टेंट चेस्ट पेन एंड प्रेशर, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड ब्लूइश फेस और लिप्स। अब ये देखिए, ये आपको, अगर आपने रेशनली ये वीडियो सुना होगा तो आप ये अपने आप बता सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड। अब जब ये वायरस वही ब्लॉक कर देता है तो वो ब्लॉक करने की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी में वो कट हो जाएगा या गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जो रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारे जो बाकी के जो ऑर्गन्स है, स्पेशली ब्रेन, तो उसको ऑक्सीजन एडिक्वेट सप्लाई में नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमें डिफ़िकल्टी होगी ही होगी वो जो सारे नॉर्मल काम है वो करने के लिए।